मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ तब तक। सिद्धार्थ, ये जो लेटेस्ट राउंड जो ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ये बिल्कुल जैसे एक गुंडा, मवाली या एक लंपट व्यक्ति की जो भाषा होती है, उस तरीके की भाषा में उन्होंने उस गाली का इस्तेमाल किया है। और ये वो जान रहे थे कि जब वो लिखेंगे तो कैसी प्रतिक्रियाएं आएंगी। ये जानते हुए उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। तो क्या वो चाह रहे थे कि अब उनको लोग इसी तरीके से देखें? अमेरिकन भी अगर जिस तरीके से अमेरिका में इस भाषा का रिएक्शन आ रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी रेटिंग का भी कोई अब फिक्र नहीं रह गई है कि चलो जितनी भी गिरे हम और ज्यादा गाली बकेंगे? क्या स्ट्रैटेजी क्या है? कौन एडवाइस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? और वॉर तो चलिए, वॉर एक तरफ है कि जो वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की गाली का इस्तेमाल देते देते और अब वो धमकी के नए लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी को किसी की राय की जरूरत नहीं होती। उसके मन में एक समय कुछ आता है, वो मनमानी करता है। तो खैर, वो जो कर रहे हैं उसको छोड़िए। उन्होंने किया क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने लिखित रूप में, एक होता है कि बातचीत करते समय हमारे सड़क पे किसी से झगड़ा हो गया, किसी तरह की हमने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया। एक होता है लिखित रूप में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। तो ट्रंप साहब ने कल जो लिखित रूप में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसमें एक ही ट्वीट में, मतलब एक ही पैराग्राफ में, उन्होंने एक पूरी की पूरी सभ्यता को, ईरान की सभ्यता को माँ की गाली भी दी है, और साथ में उस सभ्यता का धर्म का नाम भी लिया है। उन्होंने ग्रेस बी टू अल्लाह, मतलब अल्लाहू अकबर वगैरह बताया है। अब ध्यान में रखिएगा कि इस दुनिया में 1/4 लोग, जितने भी मानवता है, 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से करीब 200 करोड़ लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। तो हर इस्लाम को मानने वाले के लिए ये बहुत आपत्तिजनक हो जाता है कि कोई एक आदमी उनके माँ की गाली भी दे रहा है और उसी में आप उनके भगवान का भी नाम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपत्तिजनक हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि हम आप कितना भी इस पर आपत्ति लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गाली दी है ईरान को। और ईरान ने इस गाली को कैसे लिया, आप अगर देखिए तो उसने बड़े हास्य विनोद में लिया है। आप ईरान का, मेरे ख्याल से अगर आपकी टीम इसको दिखा सकती है, ईरान के जो अलग अलग दूतावास हैं, ईरान का कोई एक दूतावास है बल्गेरिया में, ईरान का कोई ईरान का दूतावास है जिम्बाब्वे में। वो कहता है, किसी ने बोला जब ट्रंप ने कहा कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट, तो उसने कहा कि आई हैव लॉस्ट द कीज। दूसरे ने बोला कि वो की ना आपके घर के दरवाजे के सामने जो गमला रखा है ना, उसके नीचे है। कोई तीसरा बोल रहा है कि मतलब होशो हवास ठीक है ना टाइगर तुम्हारा, टाइगर इतना गर्म काहे हो रहे हो, थोड़ा ठंड रखो। तो मतलब ईरान इसको बहुत हल्के में ले रहा है, मजाक में ले रहा है। तो आप समझिए कि हमको आपको इससे भले बहुत आपत्ति हो, लेकिन जिसको ये बोला गया है, गाली दिया है, उसको कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। वो तो इसको हंसी मजाक में ले रहा है। तो इसका मतलब आपको स्ट्रेटेजी अब ट्रंप साहब की नहीं देखनी है, आपको स्ट्रेटेजी अब ईरान की देखनी है कि जिसको गाली दी वो इतना हल्के में इसको क्यों ले रहा है। उसका सीधा सीधा कारण ये है क्योंकि ईरान ने समझ लिया है कि ये अब बातचीत की बात नहीं रही। आपने एक दूसरी बात पूछी कि क्या ईरान कोई किसी तरह का सीज फायर करेगा, तो युद्ध तो ईरान ने शुरू ही नहीं किया। सीज फायर ईरान क्यों करेगा? वो कोई सीज फायर का बात करेगा तो बोलेगा बॉल तुम फेंक रहे हो तभी तो मैं बल्ला घुमा रहा हूँ, चौका लग रहा है, तुम बॉल करना बंद कर दो, मैं खेलना बंद कर दूंगा। तो ईरान कह रहा है कि अगर आपको सीज फायर चाहिए तो आप बमबारी बंद करो, हम भी बंद करेंगे। तो सीज फायर वगैरह कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा यह है कि आज का यथार्थ ईरान के लिए यह है कि उसके साथ युद्ध हो रहा है। कहीं भी युद्ध होता है तो उसमें दर्द होता है, उसमें पीड़ा होती है। ईरान ने समझ लिया है कि दर्द के आगे जीत है। उसने समझ लिया है कि वर्तमान दुनिया दर्द से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करती है। हमको जब गर्मी लगती है तो हम एसी में बैठते हैं, हमको जब ठंडी लगती है तो हम हीटर में बैठते हैं। जब जब हमको दर्द होता है, पीड़ा होती है, हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आपको पेट्रोल, ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि पेट्रोल है। तो ईरान ने समझ लिया है कि वर्तमान दुनिया क्योंकि दर्द से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करती है और तकनीक पेट्रोलियम पर निर्भर है, तो दुनिया का जो 1/3 पेट्रोल सप्लाई है उस पर ईरान जाके कंट्रोल कर लिया है, जिसको कि हॉर्मुज का खाड़ी बोला जाता है। एक तरह से सोचिए कि बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन उसके गले में अगर किसी ने फांस लगा दी है तो उसकी सारी पहलवानी उसमें निकल जाती है, क्योंकि सांस की नली पहलवान हो या पतला आदमी हो उतनी ही बड़ी बड़ी होती है। उस तरह से उसने हॉर्मुज को पकड़ लिया है। बाकी अमेरिका जितना चाहे ईरान के ऊपर बमबारी करे। मुझे ये बताइए कि 30 दिन पहले जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उस दिन हॉर्मुज के ऊपर ईरान बैठ गया था, आज तक बैठा हुआ है। बाकी उसके ऊपर आप कितनी भी बमबारी करते रहो, ईरान कहता है मैं झेलते रहूंगा। युद्ध है ना भैया, युद्ध में तो दर्द होगा, मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूं। क्या तुम उतना दर्द सहने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर जो तकनीक पर आधारित सभ्यता है
उसको दर्द साथी नहीं है वो, क्योंकि दर्द जैसे ही होता है वो तकनीक के बहाने उस दर्द से बचना चाहती है। ईरान कह रहा है कि मैं तो पिछले 50 साल से मेरे ऊपर प्रतिबंध है, पहले से तो मैं किले के अंदर बंद हूं, मेरे ऊपर तो पहले से प्रतिबंध है, तो मेरे ऊपर तकनीक का क्या काम, मैं तो प्रकृति के आड़ में लड़ूंगा, मैं तो प्रकृति के किले में बैठ के लड़ूंगा। तो और ये भी हमको ध्यान में रखना है कि हर भारतीय को मैं पूछ रहा था, औसत भारतीय घर, औसत भारतीय परिवार सालाना करीब 60,000 रुपए की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जो कि 4 तरह की ऊर्जा है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है और खाद है जो हम खाना खाते हैं। कुल मिला के अगर आपके घर में कोई एक गरीब से गरीब आदमी है भारत का, जिसके घर में एक भी गाड़ी नहीं है, उसके पास टू व्हीलर भी नहीं है, तो भी उसका 60,000 रुपया खर्चा होता है इन 4 चीजों के ऊपर। अगर आप अमीर हैं तो स्वाभाविक है कि ज्यादा होगा। और ये जो आपका 60,000 रुपए का आपका ऊर्जा है, इसमें से 30,000 रुपए की ऊर्जा सीधे सीधे उस हॉर्मूज से निकलती है। हर भारतीय की 60,000 रुपए का आपका सालाना ऊर्जा, इसमें 30,000 हॉर्मूज से निकलती है, और उस हॉर्मूज के ऊपर ईरान नाग बन के बैठ गया है। बाकी वो कह रहा है कि तुमको जितना बमबारी करना है करो। अब अमेरिका के साथ समस्या ये हो गई है कि अमेरिका ने इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय से शुरू कीजिए, उसने जितने भी देशों के ऊपर हमला किया है, द्वितीय विश्व युद्ध में उसने जर्मनी और जापान पे हमला किया, उसके बाद कोरिया में गया, उसके बाद वियतनाम में गया, उसके बाद कुवैत में गया, उसके बाद वो इराक में गया, उसके बाद अफगानिस्तान में गया, अभी कुछ महीना पहले वेनेजुएला में गया। इन सब देशों में जो अमेरिका गया था, इसमें से एक भी देश ईरान के साइज के नहीं थे। ईरान साइज में कितना बड़ा है बताता हूं। भारत में जो अयोध्या है और भारत में जो रामेश्वरम है, वो जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा ईरान है, इतना बड़ा है ईरान। और उसके तुलना में इजराइल अगर देखिए तो भारत का एक मेघालय जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा है। तो ये तो अमेरिका ये समझ नहीं पाया कि 9 करोड़ लोगों का देश है, अपने आप में बड़े बड़े पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ईरान देश नहीं है, एक महादेश जितना बड़ा है। उसके अंदर आप 4 हवाई जहाज भेज के ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो ये जो गलतफहमी में अमेरिका चला गया है, तो ईरान ने वहां पर जाके ये जो गलतफहमी में महाशक्ति गई है ना, उसको उसने पकड़ लिया है। तो अब तक मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो चुका है कि युद्ध तकनीकी रूप से ताकतवर अमेरिका सभ्यता, दूसरी तरफ प्रकृति प्रधान ईरानी सभ्यता के बीच में हो रहा है। और ये अमेरिकी सभ्यता ने दुनिया का जो 15% तेल ईरान के पास है, उसका कब्जा करने के लिए किया, और जवाब में ईरान ने दुनिया के 30% तेल के नल हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया। अब पिछले 36 दिनों में अमेरिका ने चाहे जितना ईरान को नष्ट किया हो, पर सच ये है कि हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा उस दिन भी, पहले दिन भी था, आज भी है। इतना हो गया है कि युद्ध शुरू होने से पहले जो 3 देश, फ्रांस, कतर और भारत, ये 3 देश जो कि ईरान के खिलाफ पाले में खड़े थे, वे भी आज ईरान के साथ समझौता कर रहे हैं। चाहे एलपीजी टैंकर छोड़ने के लिए भारत ने ईरान को मंजूर करवा लिया हो, कतर ने पैसा देके ईरान से बमबारी रुकवा ली हो, या फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन में हॉर्मुज में बल प्रयोग के खिलाफ वीटो कर दिया हो। अब तो 40 यूरोपियन देश भी ड्राफ्ट बना रहे हैं कि हम समझौता करना चाहते हैं ईरान के साथ। तो हुआ यह है कि पिछले 30 दिनों में विश्व राजनीति पिछले 35 दिनों में पूरी तरह से बदल गई है। अमेरिका कमजोर हो रहा है, फ्रांस, रशिया, चाइना, ईरान, यहां तक कि यूरोपियन यूनियन, ये मजबूत हो रहे हैं। तो ये जो खींच है ना, ये खींच ट्रंप साहब के ट्वीट में आपको दिख रही है कि 35 दिन पहले जो ट्रंप साहब और जो अमेरिका विश्व शक्ति था, आज वो ऐसी शक्ति बन गया है कि उसके साथी उसको छोड़ रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। और जिस ईरान को ये सुबह शाम बमबारी कर रहे हैं, वो ईरानियन को मजाक में ले रहा है। वो कह रहा है, अरे भैया इतना गुस्सा काहे हो रहे हो, ठंड रखो, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लग रही है, थोड़ा बर्फ खा लो। तो इसके कारण जो खींच है वो ट्रंप साहब की निकल रही है, और ईरान इसमें से आराम से, देखिए ईरान इतना बड़ा देश है कि जो संजय जी ने कहा मैं पूरी तरह से मंजूर करता हूं, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या उससे थोड़ा छोटा बहुत बड़ी बमबारी भी ये करने की कोशिश कर सकते हैं। दिक्कत यही आने वाली है कि ये कितना भी बमबारी करेंगे ना, ईरान इतना बड़ा है, इतना बड़ा ईरान है कि वह इनका दर्द झेल लेगा। आप एक बहुत बड़े पहलवान को कहिए मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा, पहलवान कहेगा तुम मेरी उंगली काट लो, लेकिन मैं तो तुम्हारा गला पकड़ लिया हूं ना। जो गला पकड़ लिया है हाथ उसके हाथ में आ जाता है। तो हॉर्मुज सारा कुछ छोड़ दीजिए। मैं पब्लिक इंडिया के दर्शकों से इतना ही निवेदन करता हूं कि रोज सुबह उठ के देख लीजिए कि हॉर्मुज किसके कब्जे में है। ये युद्ध उसी के तरफ जाएगा जिसके कब्जे में हॉर्मुज है। इतना ही सीधी सी बात है।